नमस्कार, मैं हूं राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं सियासत का सफर। आज बात करेंगे छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा की तमाम मुद्दों की और तमाम जनता की मांगों की, और राजनीतिक विधानसभा के तौर पर क्या वहां के समीकरण बनते हैं और क्या वहां की भौगोलिक स्थिति है। राजनगर विधानसभा के दावेदार हमारे साथ मौजूद हैं। नई सोच, नई उमंग और नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ वो सक्रियता बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो दावेदारी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद पटेरिया की, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं और राजनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर एक बार फिर अपने जन आधार टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं इस बार क्या समीकरण रहेंगे राजनगर विधानसभा के और क्या आधार है राजनगर विधानसभा में उनकी सक्रियता रहने का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद राकेश जी। क्या इस बार एक फिर उसी मोड़ पर, पिछली बार तो आप टिकट लेने में कामयाब हो गए थे, आज फिर उसी मोड़ पर अरविंद पटेरिया खड़े हो गए हैं। क्या लगता है पार्टी क्या भरोसा जताएगी आप पर? देखिए, मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि इसमें काम का आकलन किया जाता है। इसमें न कोई परिवारवाद चलता है, न कोई पूंजीवाद चलता है। इसमें काम के आधार पर टिकट का वितरण होता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमने क्षेत्र में जाकर के, चूँकि 2018 में भी पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, मैं चुनाव लड़ा, लगभग 650-700 वोटों से मैं चुनाव हारा। उसके बाद में लगातार हारने के बाद भी मैंने देखा कि क्षेत्र में जनता को, कोई भी चाहे जनप्रतिनिधि हो या नेता हो, नेताओं पर भरोसा जनता को नहीं था। तो मैंने 5 साल कंटिन्यू जनता के बीच में रह करके, जनता के बीच में काम करके और जनता का भरोसा जीतने का प्रयास किया है। और मैं ये मानता हूँ कि पार्टी कोई दावेदारी नहीं है मेरी। मैं काम के आधार पर मैं सोचता हूँ कि मैंने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। मैंने परिवार नहीं देखा, घर नहीं देखा, काम धंधा नहीं देखा। 24 घंटे मेरे मन में ये था कि मैं लोगों की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाऊँ, मैंने करने का प्रयास किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ईश्वर को, पार्टी को मेरे से काम लेना होगा तो निश्चित रूप से मुझे मौका देगी। 2018 के चुनाव में एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और आपने ताकत भी दिखाई, वहाँ लोगों का जो आपका आशीर्वाद भी मिला था काफ़ी। लेकिन क्या वजह रही अरविंद पटेरिया जो बस छूते पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच गए? क्या कारण रहा? क्योंकि आपने वहाँ पर समीकरण बैठा ले भी होंगे, मंथन भी किया होगा, हार की क्या वजह रही? मैंने जा कर के वहाँ आकलन किया। जब मैं चुनाव में गया तो चूँकि जब चुनाव के बाद परिणाम आया तो बाद में पता चला कि लोग बेचारे इतने सीधे हैं इस क्षेत्र के कि उनको झूठ बोल करके, उनको बरगला करके उन्हें कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो चौथे नंबर पे है, गलत व्यक्ति को टिकट दे दी है, जीत ही नहीं रहा है, लड़का है। चूँकि मैं ये कह रहा था और सबको समझा रहा था कि हमने जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में जब से काम किया है तो हमने किसी का बुरा नहीं किया, लोगों को काम करते रहे। और आपने देखा होगा कि जब परिणाम आया तो लोग भौचक्के हो गए। तो झूठ बोल करके, फरेब करके वहाँ की राजनीति चलती है। उससे हमने पटाक्षेप करते हुए आज जो राजनीति वहाँ पर स्थापित हुई है, आज लोगों को विकास की राजनीति वहाँ मांगते हैं, आज लोग सक्रियता की राजनीति मांगते हैं, आज लोग ऐसा नेता मांगते हैं कि भाई लोग हमारे सुख दुख में शामिल हो, नेता आए हमारे लिए काम करे। तो ये राजनीति चालू हुई है और इसी कारण था कि लोगों ने जनता को झूठ बोल करके ये फैला दिया कि चौथे पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। तो लोग बेचारे भ्रम में आ गए और उनने यहाँ वहाँ वोट कर दिया, जिससे कि मैं 700 वोटों से चुनाव हार गया था। अच्छा, 2008 के परिणाम की बात कर रहे हैं, फिर 2013 के, फिर 2018 के, जब से परिसीमन के बाद अस्तित्व में राजनगर विधानसभा आई, लोग कहते हैं कि वहाँ भाजपा एक्सपेरिमेंट करती है, हर बार प्रत्याशी उम्मीदवार बदलती है। क्या इस बार क्या रहेगी पार्टी का, क्या समीकरण बैठा लेगी इस बार?
मेरा ऐसा मानना है कि जब परिसीमन हुआ तो विजय बहादुर जी चुनाव लड़े, फिर कुसमरिया जी चुनाव लड़े, फिर मुझे पार्टी ने मौका दिया। तो हाँ, लोगों का ऐसा मानना है कि भाई जो प्रत्याशी आता है फिर वो वापस नहीं आता है वहाँ। तो ये मैंने झूठ सिद्ध किया है। आपने देखा होगा जिस दिन से मैं हारा था, दूसरे दिन से मैं क्षेत्र में पहुंचा, और आपने देखा होगा कि मैंने वहीं पर घर बना करके लगभग 1 साल से 1.5 साल से मैं वहीं रुक करके लोगों के बीच रह करके जनता को यह भरोसा दिलाया है कि मैं आपके बीच में रह करके आपके बीच में सेवा करूंगा और आपके बीच में रहूंगा। तो ये जो उनके मन में जनता की ये रहता था कि प्रत्याशी आता है और चुनाव लड़के फिर चला जाता है, और ये जब मैं चुनाव में गया तो इसका मुझे खामियाजा भी भोगना पड़ा कि आप लोग तो आएंगे और चुनाव लड़के और चले जाएंगे। मैंने कहा, और मैंने ये चुनाव होने के बाद ये सिद्ध करके भी दिखाया कि मैं हारने के बाद भगूंगा नहीं, आपके बीच रहूंगा। और ये आपको काम के माध्यम से दिखा भी होगा, मैं लगातार 5 साल उनके बीच में रह करके काम किया है और उनके विश्वास को जीता है। कांग्रेसी कहते हैं कि भाई ये बाहरी आदमी आ गए, नरा कंगड़े फसल काटवे आ गए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं? नहीं, उनका कहना जायज़ है, बड़े लोग हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि उनके नारा 5-6 जगह गढ़ सकते हैं। हम लोग एक जगह रह कर के, आपको पता होगा मेरी KG1 से यहीं की पढ़ाई है। चले जाओ आप क्रिश्चियन स्कूल में, मैं KG1 से पढ़ा हूँ। 38 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते। लोग आरोपित करते हैं क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, बड़े लोग छतरपुर से भी लड़ लें, राजनगर से भी लड़ लें, बिजावर से भी लड़ लें, ये बड़े लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हम उनके विषय में नहीं जाएंगे। हम तो ये मानते हैं कि हम काम करेंगे तो जनता हमें पसंद करेगी। क्या होता है आपके नारा गढ़ने से? नारा गढ़ा है आपका, लेकिन जनता से 5 साल नहीं मिलते हैं, बगल में पड़ोसी रहता है, कभी सुख दुख में से बात नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे नाराज से और रहने से होता है क्या? व्यक्ति अगर दिल्ली में भी रहता है और सुख दुख की बात करता है तो हमारे लिए ज़्यादा हितैषी और ज़्यादा अच्छा है, बजाय नारा गढ़ने के और पड़ोसी होने से। तो मेरा ये कहना है कि ये तो फालतू की बातें हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास काम और कुछ करने के लिए और बताने के लिए नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के यही तो फल होते हैं, झूठी बातें फैला करके, लोगों में भ्रम फैला करके। लेकिन अब राजनगर विधानसभा की जनता इतनी बोली, जो आप लोग समझते हो ना, अब होशियार हो गई है। वो अपने क्षेत्र के बारे में कैसा नेता चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, हमें कैसा विकास चाहिए, वो जान चुकी है। अब इन सब बातों का कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं भैया अरविंद पटेल की बहुत चलती है, प्रशासनिक तौर पे हो चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, बहुत चलती है। कैसी चली आपकी इस पंचवर्षीय? हाँ, चलती में क्या है, फिर मैं कहूँगा भैया, इतनी चर्चा मुझे सुना है, मैंने तो देखा भी है मैंने, क्योंकि मैं भी यहीं रहा हूँ, कि चली तो और लोगों की भी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी तो चली तो ऐसी कि हम लोग तो नौकरी नहीं लगा पाए, लेकिन कई लोगों ने नौकरियां लगवा दी लोगों की। जो कह दिया वो ठेके छुड़ा लिए, गुंडागिरी कर ली, ज़मीनें छुड़ा ली, पता नहीं चलती क्या है। लोगों को चलने में मेरे से इसलिए तकलीफ़ नहीं है, उनको इसलिए तकलीफ़ है कि भाई अब इनकी चल रही है तो हमारी दुकानें बंद हो गई। उनकी चलती थी तो वो धंधे स्थापित करते थे, वो लोगों को लूटते थे, वो गुंडागिरी करते थे, वो लोगों को परेशान करते थे, वो परेशान करके अपने दल में शामिल करवाते थे। एक व्यक्ति बता दो, कह रहा हूँ ना, मेरी चलने में मैंने चलाई है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी चलवाई है। उन्हें पता है कि चला करके अरविंद पटेरिया किसी की दलाली नहीं करेगा, किसी के पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में पैसा नहीं लेगा, किसी की ज़मीन नहीं छुड़ाएगा, संपत्ति नहीं बनाएगा। अरविंद पटेरिया चलाएगा तो लोगों की मदद करेगा, लोगों को इलाज कराएगा, लोगों के सुख दुख में शामिल होगा, लोगों की ज़मीनों की जो नामांतरण हैं, कुछ भी हैं, काम भी हैं, परेशान हैं, ये सब चीज़ें क्षेत्र में चला करके आप पता कर लो। इनकी चली है और ये कुछ नहीं कर पाए, मेरी चली है तो आपको चलने का परिणाम ये बता दूँ। एक नेता की चले तो इस दिशा में काम करे ना। जब नेता की चली, आज हमें लाभ मिला ना, आज प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सांसद जी हैं, वो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं, उनके कारण आप देखो ना चारों तरफ रोड, आप जाते हो खर्राओ, लगता है ना आपको विकास है। चलने का ये है, इन लोगों को ये पता, घबराहट इनको इसलिए कि चली तो इन्हें ये चली मतलब अरबन कमाल है, इसमें तकलीफ है इनको।
उन्हें ये नहीं पता कि चला करके मैंने जो रोड डलवाए हैं, आप गोरख गड्ढा का रोड जा करके देखिए, आप गोकुलधाम से लेकर के राजनगर में टच होता है वो बाईपास देखिए, आप जाकर के रनेफाल वाला रोड देखिए वो डलवाया है, आप जाकर के बमीठा से लेकर के खजुराहो तक का रोड देखिए, आप राजनगर से लेकर के विक्रमपुर का रोड देखिए, आप राजनगर से लेकर के गंज तक का रोड देखिए, आप डुमरा से लेकर डहर्रा तक का रोड देखिए, आप जाकर के राजनगर से कुरेला तक का रोड देखिए, आप संजय नगर से लेकर के पठा चतरी तक रोड देखिए, आप महोबा से लेकर के लवकुश नगर तक का रोड देखिए। सीसी रोड हैं, डामर बताए नहीं हैं भैया। आप खर्रोई नगर पंचायत का रोड था, 10,000 की आबादी है, खर्रोई में 2.5-3 वार्ड हैं, आज तक रोड नहीं था भैया। हमें नगर पंचायत में प्रशासक के रूप में जब हमारी सरकार बदली तो आप पता करना, हमने 6 महीने के अंदर वहाँ रोड दिया, 7 किलोमीटर का रोड नगर पंचायत से। आज अचनार 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पड़ता था, 2 किलोमीटर पड़ता है अचनार, वो रोड दिया है। ऐसे बहुत से काम हैं। आपने देखा वो अंधेरा डला रहता था डिवाइडर में, पूरे में खजुराहो में हमने लाइट लगा करके उंजिला दिया है। आपने विकास, खजुराहो का विकास देखा होगा, अलग दिखता है। हम जब चलती है हमारी तो हम लोग ये करते हैं, और जब इनकी चलती है तो ये डकैतियाँ डालते हैं। नहीं, लेकिन अब चलती है तो आप लोगों का भी आरोप लगती है भैया मकान नपने लगते हैं। जैसे भाजपा का कोई अगर बात नहीं मानते, आप लोग विरोध में जाते हैं तो भैया भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशासन से मकान नपवा देते हैं। तो चली का एक रूप ये भी तो है। नहीं, एक उदाहरण बताएं आप कि किसका अपन ने मकान नपवाया, किसका अपन ने मकान गिरवाया, किसका, एक बताएं ना। कहने से तो क्या, मेरे पे तो नहीं लगा, शायद आरोप आप बता रहे हैं, आप कहीं और का आरोप मेरे पे लगा रहे हैं, वो चलने का। मैंने कभी इस प्रकार की द्वेष की राजनीति नहीं की है। मैंने विरोधी भी है, और ईश्वर ये पता करना आप, विरोधी भी मेरे घर आया, उसने मदद मांगी तो मैंने खुले दिल से उसकी मदद की। राजनीति है, आज ईश्वर ने हमें अवसर दिया है काम करने का, तो हम विरोधी, कोई दूसरे दल का भी आया और मेरे से मदद मांगी तो मैंने उसको मदद देने का प्रयास किया है। इस बार क्या आप तमाम वादे करते हो जनता के बीच, लगातार सतत सक्रिय रहे भी हैं इस बार 5 साल, क्या लगता है किस आधार पर क्या क्या बुनियादी ढांचा खड़ा किया आपने जनता के लिए? मैं जब क्षेत्र में, मैं फिर बताऊं, मैं गया 18 में चुनाव में हारने के बाद, तो मुझे ये लगा कि यहाँ की बहुत सीधी जनता है। बेचारी 3-3 4-4 बार से ऐसा जनप्रतिनिधि चुन रही है कि जो कभी निकलता नहीं है। उन्हें ये आशा ही नहीं है कि हमारा नेता कुछ हमारे लिए कुछ करेगा, हमारा विधायक हमारे लिए कुछ करेगा। उनने ये अपेक्षा ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें आदतें ही नहीं डाली लोगों को। उन्हें पता ही नहीं है कि विधायक से कुछ होता है। बेचारे वो तो केवल एक सलूके पर विधायक बनाते हैं, बोले अच्छा नहीं करते हैं तो बुरा नहीं करते हैं। तो भैया विधायक ऐसा होना चाहिए, आप खुद आकलन करो कि अच्छा नहीं करते हैं तो बुरा नहीं करते हैं। अच्छा करने की लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो हमने जाकर के ये लोगों को बताया और ये लोगों को समझाया कि भैया आप नेता चुनते हो, आप अपना मताधिकार मत देते हो, तो आप अपने नेता से काम लो। वो काम के लिए आप चुनते हो, विकास के लिए चुनते हो, आपके सुख दुख में शामिल हो उसके लिए आप चुनते हो। अब हमारी क्षेत्र की जनता जागी। आपने देखा होगा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि अब हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि जीतने के बाद हमें दर्शन न मिलें। लोग डिमांड करने लगे हैं। आपको देखने को मिला होगा क्षेत्र में जिस प्रकार से लोगों का हमारी तरफ जो झुकाव है, उसका कारण ये है लोग मेहनत। आपने देखा होगा मजबूर होगा लोग घूमने पे। घूमते थे क्या? पहले नहीं घूमते थे। मुझे ईश्वर जानता होगा, जिस दिन मैंने इनको घूमते देखा मुझे खुशी हुई, मुझे लगा मैं बन गया विधायक साहब। इतने के लिए जनता का भला हो, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। मुझे पता था कि इनको शर्म कब तक नहीं आएगी, इन्हें एक ना एक दिन शर्म आएगी और जो घूमेंगे। आज मुझे वो घूमते हैं और गांव के दौरे जब डलते हैं ना तो मुझे खुशी होती है। मैं नहीं डालता हूँ, मैं बिना डाले घूमता हूँ। अब नहीं डालता हूँ मैं, आपने देखा हो, गौर करना, मैं नहीं डालता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला है। कम से कम इस बहाने वो निकलेंगे, हम निकलेंगे, सब निकले ना। कंपटीशन होगा जब क्षेत्र में, नेताओं में कंपटीशन होगा, उससे जनता का भला होगा। एक नेता ये सोचेगा मैंने इसका भला किया तो दूसरा ये सोचेगा मैं और ज़्यादा कर दूं, तीसरा सोचेगा इन दो ने कर दिया तो मैं और ज़्यादा कर दूं। इससे जनता का भला होता है और मुझे खुशी होती है। मैं सोचता हूँ और ज़्यादा नेता पैदा हों, अधिक से अधिक नेता पैदा होंगे तो जनता में जागरूकता आएगी और फिर उन्हें चॉइस होगी। जब चॉइस ही नहीं होगी उनके पास, जब उन्हें चुनने के लिए नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा,
तो वो तो जैसा होगा तो ऐसे ही लोग मिलेंगे, साजो नहीं करत तो बुरा नहीं करत, और लोग चुन लेते थे। आज हमने ऑप्शन दिया है लोगों को, हमने आदमी को चुनने के लिए ऑप्शन है उनके पास, तो ये अपन ने राजनीति वहाँ पर चालू की है। लोग अब करें करें, अच्छी बात है, करेंगे तो हम तो कहते हैं ना कि मेहनत करेंगे, और जनता जो वोट निकलेगा उससे पता चलेगा कि किसकी मेहनत सार्थक लगी है, और कौन दिखावे के लिए मेहनत कर रहा है, और कौन मजबूरी में मेहनत कर रहा है, और किसने सच में मेहनत की है, ये परिणाम में दिखेगा। अच्छा, अभी 2 साल देखा जाए तो कोरोना काल का 2 साल का बुरा वक्त रहा, बहुत बुरा। आप 5 साल में जो देना चाहिए जनता को, भारतीय जनता पार्टी ना वो दे पाई, उसी भी सरकार गिरी, तमाम परिस्थितियों से जूझा। क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ा है कोरोना का, क्योंकि जनता के बीच आप भी उस दौर में, उस आपदा के दौर पे आपकी सक्रियता बनी रही क्षेत्र में? मैं आपको बता दूं कि आप भी यहीं हो, आप भी इसी प्रदेश में के निवासी हैं, आप इसी ज़िले के निवासी हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल तो आप सोचो वज्रपात था देश पे और प्रदेश पे और जनता पे, मतलब एकदम से ऐसी भयावह स्थिति बन गई थी कि लोगों का जीना दुश्वार था। वो तो धन्यवाद कहें हम नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद कहें हम अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, कि उन्होंने कितने सरलता से, आप देखो ना, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना अच्छा वैक्सीनेशन, इतना व्यवस्थित वैक्सीनेशन, मुझे नहीं लगता ये कर पाते। आप याद करो वो दिन जब भाजपा की गवर्नमेंट नहीं थी, 13 महीने के लिए ये तो बनते ही साथ रोने लगे थे। क्या रोने लगे थे? खजाना खाली है, शिवराज सिंह खाली करके चला गया, कुछ भी नहीं है, हम काय में करें। आप याद करो कोरोना जैसी भयावह महामारी आई, लेकिन क्या ये रोया क्या हमने रोया क्या हमारे पास पैसा नहीं है? हमने अपनी जिम्मेवारी समझी और जनता की जान बचाना अपना धर्म समझा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से, आपने देखा होगा, चाहे मोदी जी हों, क्योंकि हम जनता को अपना परिवार मानते हैं, मोदी जी देश को अपना परिवार मानते हैं और शिवराज जी मध्य प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। जिस प्रकार से दिन रात मेहनत करके, दिन रात चिंता करके और जनता को उस संकट की घड़ी से उभार करके लाए हैं, हमने नहीं रोया। उसके बाद आपने देखा होगा उसी स्पीड से साहब, उसी स्पीड से विकास मध्य प्रदेश में रुका है क्या? आप बताओ, किसकी सैलरी? इनने उसमें सैलरी नहीं दी, कर्मचारियों की सैलरी देना बंद कर दिया था 13 महीने में, फिर कहाँ से मिलने लगी? ये एक चीज़ कहते हैं कर्जा। आपके टाइम पे कर्जा नहीं था? कर्जा हम कोई व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन ये मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम विकास कर रहे हैं, हम पैसे का रोना नहीं रो रहे हैं, हम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं। आप योजना बताओ, इतने बड़े महामारी के बाद आपको लगा फोर लेन का काम चल रहा था झांसी से खर्राव, रोका क्या? मोदी जी ने रोका क्या? मोदी जी ने रोया क्या? किसी का ठेकेदार का भुगतान रोका क्या? हमारे भी सीसी वाले रोड डल रहे थे, आप पता करना, कोई रोड रोके क्या? डले ना, किसी ठेकेदार का भुगतान रोका क्या? ये अंतर है हमारी सरकार में उनकी सरकार में। वो तो बिना कोरोना के रो रहे थे, हम कोरोना के बाद भी नहीं रोए, और उसी स्पीड से विकास हुआ है। और जो भी और नई योजनाएं लागू हुई हैं उनमें भी हमने लोगों को लाभ देने का काम किया है। एक कांग्रेस सरकार तो ये कहती है, उनके दावे भी, नेता भी, पॉलिटिशियन भी जो बयान आते हैं उनके ये आती है कि भैया हमने पहले आय के स्रोत बढ़ाए, फिर इसके बाद में हमने कर्ज माफी की बात की। भारतीय जनता पार्टी केवल कर्ज लेती है और बांटती है। ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल करके आए। ये कोई व्यवस्था और इसके लिए थोड़ी आए थे, ये लूटने के लिए आए थे 13 महीने के लिए। वो दिख रहा था, ईश्वर ने सुना। ये आपको 13 महीने में दिखा होगा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे। इनने कहा 4,000 का लड़कों को वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। उनने कहा था 56,000 52,000 कन्याओं के विवाह में देंगे। मैं तो पूछता हूँ ना, और गिनती की नहीं थी, एक जने आए थे दिल्ली से, पप्पू भैया, उनने 1 2 3 4 10 तक गिनती की नहीं थी कि अगर नहीं होगा, मतलब एक बार बना दो, लूटे, हाँ हम हटा देंगे 10 दिन में, ये कहा था ना। आप बोलो ना गिनती गिनी थी ना, तो फिर आप बताओ कहाँ व्यवस्था की? इनने कहा था कि हम व्यवस्था करें, सरकार ही नहीं आती, तुम ये कहते थे कि हम व्यवस्था करके लोगों को लाभ देंगे। इनने तो गिनती तक गिनी थी। ये थोड़ी बोला था कि हम नीले हरी रे पीले करिया लाल ये फार्म भरवा भी नहीं।
उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर करेंगे, एक भी नहीं किया। एक भी कन्या के विवाह नहीं हुआ, एक भी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला, एक भी 2 लाख तक का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। अब बता दो, और भी संबल जैसी योजना भैया बंद कर दी थी इनने। क्या हमारे पास पैसा नहीं है? आज बता दें, हमारे यहाँ वक्त फटाफट जैसे ही होता है, यही संबल में व्यक्ति कोई घटना घटती है। अभी हमने कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले 64 लोगों को संबल का लाभ दिया है जनपद में। इसके पहले 58 लोगों का लाभ दिया था संबल का, 2 लाख और 4 लाख रुपए। हमने कन्या, एक भी कन्या का विवाह नहीं हुआ। हमें कहने में गर्व है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। पता करना आप, जनपद में 175 विवाह हमने संपन्न कराए हैं। और ऐसे नहीं कराए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये और योजना चलाई है कि अब हम सामग्री नहीं खरीदेंगे, शासन सामग्री नहीं देगी, शासन पैसा देगी और 49,000 की चेक देगी। और हमने राजनगर में जब विवाह संपन्न हुए थे तो 49,000 की 175 लोगों को चेक वितरण किए थे और लाभ लोगों को पहुंचाया था। अच्छा, छतरपुर की राजनीति की बात करें तो तीसरी पीढ़ी पर बैठे लोगों को पहले पायदान पर लाने का प्रयास किया जाता है। जो सीनियर लीडर हैं उनको नज़रअंदाज कहीं ना कहीं भारतीय पार्टी में किया गया, उपेक्षा की गई। ऐसा लोग कहते हैं कि सीनियर लीडरों को, बड़े लोगों, चेहरों को उनको नज़रअंदाज किया गया है। आपको नहीं लगता कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी को चेतना चाहिए, क्योंकि चुनाव मौका है, सबको मौका देना चाहिए? ये कहना गलत होगा। हमारे यहाँ चूँकि हम बता रहे हैं ना कि परिवार है, पार्टी कुछ गाइडलाइन है। पार्टी ने यह तय किया था कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष होंगे उनकी आयु सीमा तय की थी कि भाई 35 वर्ष की आयु से नीचे होना चाहिए। ज़िले का पदाधिकारी है वो 40-45 साल से नीचे होना चाहिए। जिला अध्यक्ष है उसकी आयु 55 वर्ष से नीचे होना चाहिए। ये पार्टी गाइडलाइन थी, उसी के अनुसार हमारी पार्टी में जिम्मेवारियाँ मिली थी। सब अपना काम कर रहे हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी जो हमारे पार्टी में जो भूमिका है पार्टी तय करती है, उनसे पार्टी काम लेती है। और जहाँ पर उनकी आवश्यकता होती है उनके आशीर्वाद से, निश्चित रूप से आज जहाँ पार्टी खड़ी है वो उनके आशीर्वाद से, उनकी मेहनत के कारण, जो हमारे वरिष्ठ हैं उनकी मेहनत के कारण आज पार्टी यहाँ पहुँची है। हाँ, पार्टी चूँकि ऐसा मानना है कि युवाओं को मौका देने के लिए पार्टी ने यह कदम उठाया था और पार्टी युवाओं को मौका दे रही है। तो युवा जिस तरीके से आज मोदी जी और हमारी पार्टी का, नड्डा जी का और शिवराज जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का ये कहना है कि हम वरिष्ठों का सम्मान करते हुए पार्टी का काम करेंगे। उनको जबरन रिटायरमेंट दिया जा रहा है, जबरन पीआर दिया जा रहा है। जब वो कह रहे हैं हम एक्टिव हैं, हम काम करना चाह रहे हैं पार्टी में, तो क्यों उनको मौका नहीं दिया गया पार्टी में? कहाँ मौका नहीं दिया? कहाँ बीआरएस कौन दे रहा है? पार्टी में काम करिए, पार्टी आइए, आपको पार्टी काम देगी। जहाँ पार्टी काम देती है हमारे वरिष्ठ। संरक्षण मंडल में बैठा रहे, वो कह रहे हैं संरक्षण में बैठना ही नहीं, संरक्षक मंडल में। अब ये चूँकि हम लोगों की ये जिम्मेवारी नहीं, जो सवाल आपने पूछा है ये मेरे स्तर का नहीं, चूँकि गाइडलाइन ऊपर से तय होती है। जो गाइडलाइन तय हुई, पार्टी ने जो तय किया उसके आधार पर काम जिम्मेवारियाँ बढ़ती हैं, लोग अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, राजनगर विधानसभा की बात करें तो वहाँ जातिगण फैक्टर बहुत हावी है। पटेल ले लो, चाहे ब्राह्मण ले लो, कुशवाहा ले को, उस जातिवाद फैक्टर को कैसे ख़त्म कर पाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती बनकर आता है पार्टी दलों के लिए, नेताओं के लिए। क्या गलत है, क्या समीकरण है भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति ये चाहे और ये सोचे कि हम एक जाति से राजनीति कर सकें। मैं सोचूं कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, ब्राह्मणों के दम पे राजनीति कर लूं, या कोई क्षत्रिय समाज से आता है वो सोचे कि हम क्षत्रियों के दम पे राजनीति कर लें, या कोई पटेल समाज से आता है तो वो सोचे कि मैं पटेल समाज से राजनीति, ये संभव नहीं है। यादव समाज सोचे कि यादव समाज से राजनीति कर लें, कोई हावी नहीं है। आपने देखा होगा, हावी होता और सफलता मिलती होती तो 4 बार से विधायक क्षत्रिय समाज से क्यों है? उदाहरण है ना भैया, 4 बार से है ना। कितने हैं क्षत्रिय समाज? 8-10 हज़ार होंगे, लेकिन फिर भी सफलता मिलती है। तो एक समाज से कोई राजनीति नहीं कर पाता है। हम सबका समावेश चाहिए राजनीति के लिए। और जो ये सोच करके राजनीति करता है, मुझे नहीं लगता वो सफल होगा कभी, वो होता भी नहीं। आपने तो जितनी आपने देश में देखा होगा, जो जातियों के आधार पर पार्टियां बनी थी, ख़त्म हो गई ना, क्षणिक चल सकता है। एक आध बार छलावा होता है, कर जाते हैं लोग बेचारे, झूठ उनमें फैला करके, उन्हें गुमराह करके, उन्हें जातियों में बांट करके
उनका लाभ ले लेते, लेकिन जनता समझ जाती है। हमारे यहाँ नहीं है। आप देखना, रेल्ट देखना, जब रेल्ट को लेगा तब आपको समझ। इसके पिछली बार धोखा खा चुके हैं बेचारे। वही तो है, हमारे यहाँ पटेल समाज है, जो आप शुरू से वो पटेल समाज भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के इसके पहले, चूँकि वो बेल्ट जो लालपुर सर्किल है वो महाराजपुर विधानसभा में आता था। 6 बार रामदयाल जी को विधायक बनाया है वहाँ से लोगों ने, तो उन्हीं लोगों के वोट के दम पे तो वो बनते थे। पूरा पटेल समाज, कुसमरिया जी लड़े तब उनने वोट किया। मेरे चुनाव में लोगों ने मुझे, लेकिन जैसे गांव है, आज खजवा गांव है, आप पता कर लेना, मुझे 150 वोट मिले। वो समझदार थे, पढ़े लिखे के, उनसे मेरा संपर्क हुआ, वो जान गए, पहचान गए, स्वभाव को जान गए, उनने मेरे को पूरे प्राण प्राण से वोट किया। आज उनको उस क्षेत्र में ये कह दिया गया, भाई कांग्रेस को कोई नहीं जिताना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस हमेशा झूठ फैला करके सफल हो जाती है। उनने कह दिया कि भाजपा जीत नहीं रही, तो उनने बेचारों ने सोचा कि भाजपा नहीं जीत रही तो हम क्यों अपना वोट बर्बाद करें। तो वोट कहाँ शिफ्ट हो गया, साइकिल वाले साइकिल में चले गए, उन्हें लगा साइकिल हरा रही है, तो साइकिल पंडित जी लोग साइकिल में चले गए और पटेल साहब लोग हाथी में चले गए। आपने देखो, फिर लोकसभा में परिणाम देखा आपने, लोकसभा में देखा ना आपने कि वही प्रत्याशी, सरकार, विधायक जी, रानी साहब चुनाव लड़ी थी तो 50,000 से जीते हम लोग। क्यों? समझदार हो गए। अब जातियों में नहीं बटे, लड़े तो थे, बीएसपी से लड़े थे, वो माना से आए थे कोई पटेल साहब लड़ने के लिए। क्यों नहीं किया पटेल समाज ने वोट? इसीलिए नहीं किया कि बार बार उनको पागल नहीं बना सकते। समझदार हो गए हैं वो बेचारे। अब ऐसे नहीं कि आपने झूठ बोल दिया, उनने विकास पे वोट किया, मोदी जी को वोट किया और राष्ट्र के लिए वोट किया। तो अब जातीय फैक्टर हमारे यहाँ नहीं चलेगा, बस इंतज़ार तो करो आप, वोटिंग होने दो, दिखेगा कि लोग वोट विकास को करेंगे। उन्हें पता नहीं था बेचारों को, उन्हें झूठ बोल दिया गया कि मैंने बताया ना भाजपा चौथे पे है। तो अब वो समझ चुके कि भाजपा अब जीतेगी और भाजपा फाइट में है। अच्छा, केन बेतवा लिंक परियोजना भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसका लाभ लोगों को मिल जाना चाहिए, लंबे समय से आदर में लटकी है। हालांकि अब सुन रहे हैं उसमें कि पीएम साहब उसमें कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हैं। क्या लगता है कब तक सुचारू रूप से हो जाएगी? क्योंकि आपकी विधानसभा अच्छी से लगी हुई है और वहाँ किसानों को लाभान्वित भी होंगे किसान। हमारा क्षेत्र बस नहीं भैया, मैं आपको बता दूं, ये माननीय अटल जी का सपना था। नदी जोड़ो अभियान में जब उन्होंने ये सोचा था कि हम देश में नदियों को जोड़ेंगे, तो उसमें एक केन बेतवा लिंक परियोजना जो आज चालू हुई है, इसके लिए 44,000 करोड़ रुपए हमारी केंद्र सरकार ने सैंक्शन किए हैं। और हमें सुनने में आया है कि माननीय मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 1-1.5 महीने के अंतराल में उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। और ये छतरपुर ज़िले बस में नहीं, पूरे समूचे बुंदेलखंड में इसका लाभ होगा। और जो हमारा जो बुंदेलखंड सूखा बुंदेलखंड कहलाता था, बीमारू बुंदेलखंड कहलाता था, इसको पंजाब से अच्छी सिंचाई व्यवस्था केन बेतवा लिंक परियोजना के पश्चात मिलेगी। अभी भी हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा कि जो सिंचाई का जो रकबा था वो जो कांग्रेस सरकार में था उससे लगभग 10 गुना हमने बढ़ा करके किया है। और आने वाले समय में जब केन बेतवा लिंक परियोजना आएगी तो निश्चित रूप से हमारा किसान खुशहाल होगा इस क्षेत्र का। अच्छा, वहाँ मुआवजे को लेकर क्या विसंगति है? क्योंकि कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके, लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आते हैं, तो कम से कम उसका बैठ के एक प्रशासन के तौर पर, चूँकि आप लोग राजनीतिक से जुड़े हैं, प्रयास कर सकते हैं, कम से कम वो विसंगति है, किसानों का मन क्लियर तो करें। आखिर क्या, कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है? मुझे उस विषय में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि वहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी हैं बबलू भैया, वो उस विषय को देख रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी हैं, हमारे सांसद हैं वीरेंद्र जी, वो भी उस विषय को देख रहे हैं। निश्चित रूप से जनता का जो उचित मुआवजा होगा, जो गाइडलाइन होगी, और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये ऊपर बात भी की है, मुझे पता है। और किसानों की हों, चाहे वो जिसके भी हों, चाहे वो हितग्राही हों, जिनके मकान हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, जो भी हितग्राही होगा उसको उसका लाभ दिया जाएगा, उसको उसका मुआवजा दिया जाएगा, किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा। उसका सर्वे चल रहा है और उनको न्याय मिलेगा निश्चित रूप से।
अच्छा, आपकी राजनीति छात्र संघ चुनाव से लेकर तमाम, फिर एबीपी, फिर युवा मोर्चा, आज भारतीय जनता पार्टी की विंग में हैं आप। कैसे सफर हुआ आपकी राजनीति? अब ये तो आपको, आप भी इस शहर में रहे हैं, आपने भी देखा है कि हमने कभी भैया ये नहीं सोचा था कि हम इस स्टेज में राजनीति में पहुंचेंगे। हम तो राजनीति शुरू की, विद्यार्थी परिषद में आए, विद्यार्थी परिषद में लगा कि बेचारे कॉलेज में उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो विद्यार्थी बेचारे दर दर घूम रहे हैं। जो बड़े लोग हुआ करते थे उनके काम हुआ करते थे, बड़े लेटर आ जाया करते थे बड़े लोगों के, तो हम लोग देखा करते थे यार जी नेतागिरी है यार, इसे काम हो। तो हमें लगी यार नेतागिरी अपन भी करो चाहिए यार, ऐसे थोड़ी हो। हमने फिर जो पतो पर हो और कि नेतागिरी कछु बड़े आदमन से थोड़ी हो कि पैसा हो, जो तो जनता संग हो सो नेता हो। जो नहीं है कि पैदा हो तो बड़े के थे राजा के थे तो ही नेता बनो, या बड़े पैसा वाले लोग बने। जो पतो चलो कि कॉलेज की राजनीति करो यार, लड़का रात तो काम हो, तो अपन अभी थोड़ी सो इंटरेस्ट जगो। अपन ने जब चालू करी, क्योंकि शुरू से ऐसा स्वभाव होता कि भाई मदद करवे को, मित्र बनावे को, दोस्ती करवे को, करत करत ऐसी भीड़ भाई, कॉलेज के चुनाव आए, हमने उनमें इंटरेस्ट लाओ, सफलता मिली। हमें विद्यार्थी परिषद को जिला संयोजक बना था गो। सबसे पहले जिला आंदोलन प्रमुख बने हम, फिर जिला सह संयोजक बने हम, फिर जिला संयोजक बने हम। हमने बार बार महाराजा कॉलेज के लोगन के, जो हमारे बाहर से लड़का रहा करते बेचारे बेई ज़्यादा परेशान रहा करते, चाहे वो राजनगर क्षेत्र के हों, चाहे चंदला क्षेत्र के हों, चाहे यूपी तरफ के हों, सब बाहर के लड़का रहा करते। लोकल के लोगन की तो परिचय रहा करती, लोकल के जो बड़े बड़े नेता थे, लेकिन बे बेचारे पर तो हमें उनके काम कराए हैं, बहुत आनंद आओ करत। तो चूँकि बेचारे कमरा लेके राव करते, तो हमने उनके काम कराए। धीरे धीरे युवा मोर्चा में तुरंत जो सौभाग्य है हमारे लाने कि जीवन में मिलत चलोगा, हमने सोची नहीं है कभों भी, ये ईश्वर साक्षी है। मैंने तो काम किया, विद्यार्थी वर्ग में काम किया। मुझे बुला कर ये कहा कि तुम्हें युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना रहे हैं, तब बरुआ जी भाई साहब थे, तो उन्होंने कहा विद्यार्थी परिषद छोड़ो, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना रहे हैं। लोग दावेदारियाँ करते हैं, लोग परेशान होते हैं, और मुझे बुला करके उनने बनाया। फिर जब युवा मोर्चा में गए तो मैं फिर महामंत्री बना, मैं सीधे जिले का महामंत्री बना। जिले के महामंत्री के बाद मुझे 1 साल बाद टिकट मिल गई, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं इतने जल्दी जल्दी ये सब होगा। लेकिन मैंने मेहनत की है और काम में लगा रहा। आपने देखा होगा तो ईश्वर ने मेरी मदद की है और ईश्वर मुझे यहाँ तक कर लाया। और मेरे जो वरिष्ठ जन हैं, जो हमारे नेता थे, हमारे तत्कालीन संगठन मंत्री पहले बरुआ जी भाई साहब रहे, फिर हमारे आज तो मुझे टिकट मिली तब आशुतोष जी भाई साहब संगठन मंत्री थे। उन्होंने मुझे जो मेरी मदद की, तब जा कर के मैं मतलब जो मुझे पिछली बार मौका मिला, अब मैं फिर काम कर रहा हूँ और ईश्वर चाहेगा तो मुझे सफलता मिलेगी। आप बार बार कहते हैं महलों से निकाल कर राजनीति हमने सड़क पर लाए, गरीबों तक लाए, लोगों तक लाए, आम जनता तक राजनीति पहुंची। कहाँ तक सफल हुए हैं आप? मुझे बहुत खुशी होती है भैया। मैं अभी कल सोच रहा था बैठे बैठे, जब चला के टिकट और ये मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे चिंता ही नहीं होती है। मुझे पता है कि ईश्वर है। मैंने बहुत मेहनत की है। मतलब मैंने जब देखा जिस पर मुझे लगा कि इतना प्यार, जैसे लोगों को लगा यहाँ अफवाह फैला दी कि टिकट कट गई, तो लोग परेशान हो गए। मेरे को लोग परेशान फ़ोन आए कि भाई साहब। मैंने कहा भाई भाग्य में जो होगा वो मिलेगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मैंने सोचा नहीं ना, लेकिन मैंने ये सुना है कि ईश्वर देखता है और पार्टी देखती है। पार्टी ने देखा है कि मैंने 5 साल क्या किया है, ईश्वर देख रहा है कि मैंने 5 साल क्या किया है, जनता ने देखा है कि दिन रात मेहनत की है, मैंने लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ हूँ, मैंने काम किया, मैंने मेहनत किया है, मैंने कोई जात नहीं देखी, पात नहीं देखी, मैंने केवल ये देखा कि मनुष्य है, इंसानियत है। मुझे ईश्वर ने मदद की है और मुझे ईश्वर ने ताकत दी है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके लोगों की मदद कर पाऊँ, और मैंने यह काम से किया है। और जो आपने कहा ना कि जो मेरी राजनीति है, और मैंने जो राजनीति रोडों
फिर सड़कों पे लाने का, सड़कों पे नहीं लाया हूँ राजनीति को। राजनीति के प्रति लोगों को मैंने जागरूक किया है। जो ये सोचते थे, सामान्य परिवार के लड़के सोचते थे हमें क्या करना राजनीति से, बड़े लोगों के लिए बनी है, नहीं। आपने देखा होगा आज जो सफलता मिली है, चाहे हम राजनगर में देख लें, हमारे राजनगर के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं जीतू वर्मा जी हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। जीतू खटीक हमारा लवकुश नगर में बना है, वो कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा खर्राव में नगर पंचायत के अध्यक्ष अरुण अवस्थी जी बने हैं। ऐसे जनपद के अध्यक्ष आपने देखो एक सामान्य परिवार के, कुशवाहा परिवार का। आप पता करना, कहते हैं ना लोग, मुझ पर आरोप लगाते हैं कि अरविंद पटेरिया। मैं पूछना चाहता हूँ उन समाज के ठेकेदारों से कि आप, हाँ समाज के ठेकेदार तो हैं, जैसे आप समाज के ठेकेदार अपने ही तक सीमित हैं कि मेरे लिए समाज बनी रहे, मेरे पीछे समाज चलती रहे। जब कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि मेरे पीछे चलो, तो नहीं, मेरे पीछे चलो, जब तक मैं कहूँ तब तक समाज, और जब नहीं है तो हम समाज के विरोध में भी चले जाएंगे। पूछना चाहता हूँ ना मैं समाज के ठेकेदारों से, जब मैंने 84 पंचायतों को मालिक बनाया, जनपद का अध्यक्ष बनाया मैंने, मनीराम कुशवाहा जी की श्रीमती जी हैं, उनको मैंने, प्रेम भाई कुशवाहा जी को बनाया मैंने, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि खुशी नहीं हुई क्या कुशवाहा समाज की? कहाँ गए थे वो कुशवाहा समाज के ठेकेदार कि एक दूसरा भैया कुशवाहा जीता था, पता करना आप, यहाँ रनवा वार्ड से, दूसरा भी कुशवाहा साथ में नहीं लाने दिया था, कुछ लोगों ने पकड़ लिया था उसको। लाते ना, साथ में जनपद का अध्यक्ष बनना है, आप सोचो 84 पंचायतों का मालिक बनना है, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। किसी ने, जो समाज के ठेकेदार, उन्होंने खुशियाँ नहीं मनाई। क्यों? क्योंकि एक नया नेता पैदा हो रहा था ना कुशवाहा समाज में, फिर उन्हें कौन पूछेगा? ये समाज की ठेकेदारी करते हैं तो उनको ये करते हैं। ये किया ना मैंने, एक सामान्य परिवार में राजनीति ला गए। आप पता करना, गोरा केसीपुरा है, केसीपुरा नहीं सॉरी, गोरा पंचायत का एक पुरवा है कुशवाहा समाज का, वहाँ का जनपद का अध्यक्ष बना है, सामान्य परिवार का बेचारा। एक सामान्य परिवार की हमारी भाभी जी हैं, वो जनपद की अध्यक्ष बनी है। मुझे अच्छा लगता है कि आज, नहीं तो पहले बनते थे बेचारे, उठ जाते थे, उन्हें पता नहीं चलता था हम कहाँ उठ गए, कहाँ चले गए। वो कुशवाहा बेचारा यही तो हुआ, पूछ लेना आप जाकर ये कभी, वो बताएगा। उसको ये कहते रहे कि तेरे को अध्यक्ष बनाएंगे, वो अकेला बचा बेचारा। बाद में मेरे को फ़ोन आया जब बस जाने लगी हमारी, 22 कैंडिडेट, तो बोले भाई हम यहाँ बैठा लो इन्हें। तो मैंने कहा भाई आ जाओ, पूछना, आज मेरे लिए जान देता है वो। बोले भाई हम नहीं जान देते कि आप इस स्वभाव के हैं, मेरा भाई जैसा है। तो मेरा ये कहना है कि हमने सड़कों पे नहीं रहा राजनीति, हम सामान्य परिवार में राजनीति लेकर गए हैं। आज पुष्पेंद्र अवस्थी जनपद का उपाध्यक्ष बना है, आप पता कर लेना, सामान्य परिवार का लड़का है। आज हमने खर्राव में उपाध्यक्ष बनाया है, आसाराम पाल की माताजी बनाई हैं, पाल समाज के नगर पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया है, पता करना आप। तो इस प्रकार से हमने राजनीतियाँ वहाँ की हैं कि जो बेचारे कभी सोचते नहीं थे कि हमें भी ये हब होगा क्या। हमारे क्षेत्र में तो क्या होता है, विधायक भी हम, सांसद भी हम, नगर पंचायत भी हम, दूसरा नेता नहीं मिलता इनको कांग्रेस में। पता करना, या हम बनेंगे या हमारा बेटा बनेगा। कांग्रेस में दूसरा नहीं कि सामान्य परिवार का उठा, आप पता करो इनकी इतनी जो चली कह रहे ना, चली में इन्हें यही तिलबलाहट है। चली में इनसे पूछो कि मैंने कौन सा अपना परिवार के लड़के को ठेकेदारी करा दी उस क्षेत्र में, कौन से हमारे रिश्तेदार ने जाकर के एक आध जमीन खरीद ली वहाँ जाकर के। विवादित ज़मीनें इतनी इनकी चलती ना, तो क्षेत्र की सारी विवादित ज़मीनें इनकी होती। ये मेरा कहना है कि आप लोग ये बताएं लोगों को कि हमने राजनीति में परिवर्तन लाए हैं। ये राजनीति परिवार तक सीमित रखते हैं। आप देखो विधायक जी, विधायक खुद बने, फिर रानी साहब नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी, फिर लोकसभा भी वही बनी, लड़ी, मतलब चुनाव लड़ी। कौन कार्यकर्ता नहीं मिलो क्षेत्र में कि भैया अब हमारे परिवार है नहीं, अमुक व्यक्ति हैं दे दो, नहीं। और अबे नगर पंचायत में भी उनने जो करो, हमारा विक्की बघेल है आज हमारे मंडल का अध्यक्ष है, बेचारा ईमानदारी से कांग्रेस के लिए 15 साल से 10 साल से काम कर रहा है।
उनने कहा कि इसमें क्षमता है, ये आगे ना बढ़ जाए, ये खर्राव में नेता ना बन जाए, उसको घोषित नहीं किया उनने। हम तो कहते कांग्रेस का था ना, कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करते, आप निर्दलीय प्रत्याशी को घोषित करने में चले गए। तो बेचारा छोड़ के आ गया कि हम लोगों का तो यहाँ फ्यूचर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। आज वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष है, आप पता करना क्यों? क्योंकि हम हर उस नौजवान को काम देते हैं जिसमें एनर्जी है, जिसमें क्षमता है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि जो क्षमता के आधार पर लोगों को जिम्मेवारियां देता है। अच्छा, आपकी एक्टिविटी लगातार सदाचार रचनात्मक कार्यों में भी कम नहीं है, चाहे चुनरी यात्रा को लेकर, चाहे मोनिया महोत्सव को लेकर, फिर क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर, तो तमाम एक्टिविटी आपके साथ साथ कांग्रेसियों में भी एक होड़ सी लगी कम से कम समाज में लोगों तक पहुंचने की। क्या कहेंगे आप? नहीं, किसी में होड़ नहीं लगी। नहीं, दशहरा मिलन समारोह जैसे कांग्रेसियों में भी किसी ने नहीं किया, चुनाव में किया भैया, पता कर लो, हमने हर साल किया, ये अंतर है हमें उनमें। ये बरसाती मेंढक हैं, ठीक है ना, जो बरसात के टाइम पे आपने आवाज़ नहीं निकालूंगा मैं, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बरसाती मेंढक हैं, ये तभी निकलते हैं जब इन्हें लगता है कि अब सीजन आ गया है हमारा। कब खिलाया इनने? टूर्नामेंट कराते हैं तो विधायक मजबूरी है उनकी, और कैसे खिलाते हैं? चंदा लेकर के खिलाते हैं, एंट्री फीस लेती है। आपने पता है, आपको टूर्नामेंट कराया है, 264 टीमें खेली हैं, किसी से एक पैसा नहीं लिया, पता कर लेना, एक भी टीम से एक पैसा नहीं लिया, और किसी से कोई इस प्रकार से नहीं कि फिर हम उगाई भी कर लें। ये झूठ बोलते हैं ना, क्योंकि इनने जब जब कार्यक्रम कराए और जब जब ये कोई भी चीज़ करते थे, ये केवल उगाई करते थे। एक खड़ा करते व्यक्ति कि अपन ने किससे उगाई की, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, चाहे वो भैया चुनरी यात्रा हो मेरी, हम चुनाव में नहीं निकालते, चाहे मेरी कांवड़ यात्रा हो, हम चुनाव में नहीं निकालते, हम दशहरा मिलन है, हम चुनाव बस में नहीं करते, चाहे हमारा मोनिया महोत्सव हो, हम केवल चुनाव में नहीं करते, हम चाहे हमारे टूर्नामेंट हो, हम केवल चुनाव में नहीं करते, हम चूँकि हम लोगों को अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, हम लोगों के बीच में पारिवारिक संबंध बनाना चाहते हैं, और लोगों में हम डर के घर में नहीं छिपे रहते कि ऐसा नहीं इनसे हमारे संपर्क हो जाए तो फिर हमें परेशान करने लगें। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये इसलिए करते हैं कि लोगों में जो भय व्याप्त है वहाँ के नेताओं के प्रति, जो उनमें डर व्याप्त है, उन्हें लगता है अरे जी बड़े लोग हैं, अरे भैया इन्हें नहीं लगाने फ़ोन, अरे इनसे नहीं बताने काम, अरे ठीक है साझो नहीं करे सो बुरा नहीं करे, अपने घर हैं, हम अपने घर हैं, वो भी अपने घर हैं। ऐसे नहीं, मैंने यही राजनीति ख़त्म की है कि ऐसी राजनीति नहीं होगी। हम आपके परिवार के सदस्य हैं, हम सब मिल कर के आप प्रसन्न रहें, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हम त्यौहार भी, आपने देखा होगा मेरा तो मैं इतना सक्षम नहीं हूँ भैया, आप जानते हैं मेरे को कि लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें राजनीति में सिखाया जाता है, हमारे दल में ये कहा जाता है कि हम जिस क्षेत्र में राजनीति करते हैं वो क्षेत्र हमारा परिवार है। तो आपने देखा होगा, परिवार केवल हम मुंह में नहीं कहते हैं, हम ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य ही है, चाहे वो चुन्नी यात्रा हो, चाहे दशहरा मिलन हो, चाहे मोनिया महोत्सव हो, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो, और भी कार्यक्रम है हमारे, केवल और केवल उसका कारण ये है कि हम इन त्योहारों को, कहते हैं ना कि त्योहारों में अगर परिवार के साथ त्यौहार मनाओ तो उसकी खुशियाँ दुगनी और चौगनी होती हैं। तो हम परिवार के साथ, हम साथ में सहभोज करके, आपने देखा होगा अगर मोनिया महोत्सव में 25-30 हज़ार आदमी भी आता है तो उनके साथ भोज करके, सबको भोजन करा करके हम त्यौहार इस प्रकार से मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं कि हम जनता को अपना परिवार मानते हैं। अच्छा, एक बात और, आमतौर पे देखा जाता है कि रेत का व्यापार जैसे चंदा उस तरफ चलता है तो भाजपा नेताओं को ही नाम आते हैं, क्यों होता है ऐसा? दामन दागदार हर बार भाजपा नेताओं का ही क्यों होता है? ना भैया कि इन्हें एक ही चीज़ पता है कि लोगों की चली तो मतलब डकैती डरी, इसके अलावा इन्हें पता ही नहीं है ना कि चली को और भी का हो। हमारी चली तो हम ये करते हैं, हम टूर्नामेंट कराते हैं, हम दशहरा मिलन कराते हैं, हम मोनिया महोत्सव कराते हैं, हम चुन्नी यात्रा निकालते हैं, हम लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को काम के माध्यम से जोड़ते हैं, लोगों को विकास के माध्यम से जोड़ते। और इनकी चली आई थी 13 महीना है भैया,
तो पूरे पूरे के नदिया में पड़े थे विधायक, एक नहीं बचो तो भैया, क्षेत्र में एक नहीं दिखा। तो हम आए थे तो घलो भी हो गई थी 2 जैन में, अच्छी भाई थी, बीच चौराहे पे, पता कर रही हो भैया, ठेलन पे हो कि हमारे ठेला चलें कि उनके ठेला चलें। तो उन्हें पता है कि यार इतनी चली, और भाजपा की सरकार है तो बजरू तो लेते ही होंगे जी, बजरू तो कमाते ही होंगे, काहे कि इन जे जो ही करत, तो उनकी गलती नहीं है बेचारन की, वे तो लगा हैं काय को उन्हें पता है कि चल रही हो सरकार है तो बजरू तो कर ही रहे होंगे। लेकिन हमारे पार्टी में ये संस्कार है कि हम धंधे के लिए राजनीति नहीं करते साहब, हम समाज सेवा के लिए राजनीति करते हैं। और ये केवल कहते नहीं हैं, ये करके दिखाते हैं। आप लोग धंधों के लिए राजनीति करते हो, अपनी संपत्तियों का संरक्षण करने के लिए राजनीति करते हो कि हम जो हमारी कमाई हुई है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, और कैसे हम इसको दोगुना कर पाएँ, कैसे बढ़ा पाएँ, इसके लिए राजनीति करते हो। हम इसके लिए राजनीति करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे इतनी ताकत देना कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। और मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे विधायक बनने की शौक़ केवल इसलिए लोग सोचते होंगे, हाँ, केवल इसीलिए कि विधायक बन के मैं लोगों की और ज़्यादा मदद कर पाऊँ, इसके लिए मैं परेशान हूँ। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि राजनीति में परिवर्तन होता है, वक्त के साथ, हालातों के साथ परिस्थिति होती है, उस समय भी राजनीति में परिवर्तन होता है। 2018 के चुनाव के बाद और 2023 का चुनाव होने वाला है, क्या परिवर्तन देखा है आपने? परिवर्तन हमने तो यही देखा कि ये ठीक रहा, क्योंकि जब हम राजनीतिक क्षेत्र में आए तो हमने तो छोटे में देखा था कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। हम सोचे कि शायद ये सुधर जाएंगे, अपनी शैली बदल देंगे, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है, अब बहुत समझदार हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है, अब गांव का व्यक्ति भी शिक्षित हो गया है। लेकिन ये समझे कि वैसे ही जनता पागल है, अभी भी पागल और झूठ बोल करके। सोचो आप, हम तो सोचे थे बुंदेलखंड में भी तक सीमित हैं, ये तो प्रदेश में भी झूठे निकले। आप सोचो, ये तो बुंदेलखंड में, तो ये सोचे कि जनता, ये मध्य प्रदेश की जनता को पागल समझ बैठे। इन्हें कहा झूठ बोल दो, यहाँ झूठ बोल के राजनीति चलती रही, झूठ बोल दो, कर्जा माफ, बेरोजगारी भत्ता, ब्याह करा है, तो सब बोल दो। लेकिन आज चूँकि सिंधिया जी हम धन्यवाद दें कि उनकी, चूँकि जो झूठी बुलवा रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कान लगात, मिस्टर 76 और 77 2 जने हैं, अब उनकी तो लास्ट ही कहाओ, सोने तो चाहे जैसे मिले सत्ता भोग हुए हैं, सो झूठ बोले तो कहे। सिंधिया जी की लाइफ पड़ी है राजनीति के लिए, क्योंकि उनके चेहरे पे इनने चुनाव लड़ा था और ये कह करके कहा था कि हम ये करेंगे। और जब वो चिल्लाते रहे कि वादा, जनता परेशान हो रही है, आप झूठ बोल के आए हो, आप ऐसे नहीं करो, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, वो परेशान रहे। उनने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो चूँकि उन्हें ये पता था कि सड़कों पे ये काहे को आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे हम हैं वैसे ये होंगे। लेकिन उन्होंने दिखाया कि हम समाज के लिए, जनता के लिए राजनीति करते हैं, हम धंधा करने के लिए राजनीति नहीं करते। वो उद्योगपति हैं, मुख्यमंत्री जी थे, तो उन्हें क्या पता कि लोग स्वाभिमानी होते हैं, जो इज्जतदार होते हैं, वो सत्ता को भी ठुकरा करके जनता के बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। इस सिंधिया जी ने उदाहरण पेश किया और आज 13 महीने में सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी से कि फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकास की गंगा बह रही है मध्य प्रदेश में। आपने मंच में कहा था कि महलों के राज आते हैं, जनता को वोट बैंक समझते हैं, आए चुनाव लड़े चले गए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव में नहीं, अब तो वहाँ की जनता कहने लगी है। मैंने तो शुरू में मंच में कहा था, मैंने चुनाव में कहा था, तो अब जनता बोलती है कि ये चुनाव के बाद नहीं आते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं, नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग भी डिबेट में गए हैं, लोगों से इंटरव्यू लिए हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे विधायक जी कुछ करते नहीं हैं। ये कोई कहने की हिम्मत नहीं रखता था भैया, कोई नहीं कह सकता। इसके पहले भी आपने किया होगा इंटरव्यू, देख लेना, अगर कोई दिखा दे
कोई बता दे। आज हमारी क्षेत्र की जनता ये कहने लगी है कि हमारे विधायक जी 5 साल दिखते नहीं हैं, चुनाव जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं। ये कहने लगी है। वो क्यों कहने लगी है? क्योंकि अब जनता जाग गई है। अब वो चाहती है कि हमारा नेता हमें दिखे, हमारे सुख दुख में मिले, हमारे काम कराए, हमारे क्षेत्र का विकास कराए। जब आवश्यकता लगी तब उनने बोलना चालू किया। इन्हें ये सिखाया ही नहीं, ये जनता को पता ही नहीं होने दिया, क्योंकि निकलते ही नहीं थे। इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है कि हमारे जो नेतागण रहते थे वो भाई बेचारों ने मेहनत की, काम किया, सब कुछ किया, लेकिन अपन उस स्टेज तक उनको नहीं ले जा पाए कि वो फिरने को मजबूर हो जाएं। आज सब ने मिल कर के, पार्टी ने पूरी ने मिल कर के आज हम लोगों ने काम किया। तो आपने देखा होगा हमारे जो पुराने चुनाव हैं उनमें मुझे सफलता मिली, पार्टी को सफलता मिली, सब ने मेहनत करके काम किया। आज कांग्रेस वहाँ पर कहीं पर जनपद में नहीं है, नगर पंचायत में नहीं है, देखने में मिला होगा आपको। आप नगर पंचायत जनपद अध्यक्षों की बात करते हैं, कब्जा की बात करते हैं कि हमारे सब जगह जनप्रतिनिधि हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि भैया अगर वो आपके साथ नहीं जाती तो भैया उनके यहाँ फीता डल जाता, मकान नप जाते, ऐसे भी आरोप लगाए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ना भैया कि यहाँ पे भी चुनाव लड़े हैं, वहाँ पे भी लड़े हैं, वोटिंग भी हुई है। ऐसा थोड़ी राजनगर में वोटिंग हुई, भारी टफ वोटिंग हुई। आप पता कर लो किसका मकान नप गया, पता करो ना आप। भाई वोट तो उनने भी नहीं दिया है ना हमको। 7-6 वोट निकले थे राजनगर में, 8 हमारे, 1 रिजेक्ट हुआ था जी। तो क्या 6 में से पूछ तो लो भैया किसके मकान नप गए। यहाँ जैसे वोटिंग हुई थी 4 और 11 खर्राव में हुए थे, तो 4 लोगों ने जिनने वोट नहीं दिए उनके किन के मकान नप गए, बताओ ना आप। किसी ये झूठ बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी शैली ये है, ये अपनी शैली बताते हैं, हम लोगों की शैली नहीं है, ये अपनी शैली है। ये बताते हैं कि कांग्रेस रहेगी और तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम मकान नपवा देंगे। पूछो ना इनसे, ये कौन सा कांग्रेसी सरपंच परेशान है, पूछो ना। नेता तो कह देंगे परेशान है, लेकिन एक सरपंच अगर खड़ा हो जाए वो ये कहे कि हमें परेशान करके हमें इनने भाजपा की तरफ आकर, नहीं, आप स्वतंत्र हैं। राजनीति कोई दल थोड़ी ख़त्म हो जाएंगे, ना कांग्रेस ख़त्म होगी ना भाजपा ख़त्म होगी, कोई दल ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इन लोगों की ये सोच रहती है कि हमारी सरकार आए तो हम इन पे गलत FIR कराएं, गलत तरीके से दबाव बनाएं। तो ये इनकी सोच। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने हाँ भाईचारे से और विकास को लेकर के काम किया है और जनता को जोड़ा है। अच्छा, एक और लव कुश नगर क्षेत्र आपके विधानसभा में आता है, वहाँ लोगों की मांग है कि भैया जिला बना दिया जाए। लोग नेताओं के विरोध में हैं, मुंडन करवा रहे हैं, तमाम नेताओं की फ़ोटो जला रहे हैं। क्या लगता है लव कुश नगर को जिला बनना चाहिए, है उसकी ज़रूरत? हाँ, चूँकि देखो लव कुश नगर के इर्द गिर्द का एरिया काफ़ी बड़ा पड़ता है। वहाँ अगर चंदला क्षेत्र देखा जाए तो छतरपुर तक आते आते लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है, काफ़ी दूरी पड़ती है। अगर लव कुश नगर जिला बनता है तो चंदला क्षेत्र इर्द गिर्द के लोगों को लाभ मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि समय आने पर हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, लव कुश नगर को जिला बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ और मेरा कहना है कि जैसे जो हमारी जनता मांग कर रही वो जायज़ है, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो कांग्रेसी कहते हैं उनको चुनाव में दिखता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इसका लाभ ले लें। आप आए थे 1.5 साल के लिए, बना देते ना, जीते तो आपका विधायक था ना भाई। उन्हें इतनी चिंता थी विधायक जी को कि हाँ हमें 4 बार से विधायक बना रहे हैं, 3 बार से राजनगर विधानसभा से हम विधायक बन रहे हैं। भैया लग के हो सबसे पहले लव कुश नगर जिला बनाते, अपने में नहीं बनाया, हमारे में लोगों को, बेचारों को जो सीधे साधे हैं उनका अधिकार है। हाँ, हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे और हम मांग भी करते हैं, लेकिन हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। हम जहाँ जो उचित स्थान है वहाँ पर बात करते हैं, लेकिन ये लोग केवल बरगलाते हैं लोगों को। क्यों? कि उन्हें लगता है कि हम राजनीतिक रोटियाँ सेक लें और लोगों को भड़का दें, जिससे कि लोग आक्रोशित हों और भाजपा के विरोध में चले जाएं। लेकिन लव कुश नगर बेल्ट हमारा
इतना ईमानदार और मजबूत बेल्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहता है। आपने देखा होगा, मतलब बुरे से बुरे परिणाम आए, लेकिन हम उस बेल्ट से कभी नहीं हारे। चाहे वो विजय बहादुर जी लड़े हों, चाहे बाबा जी लड़े हों, चाहे मैं लड़ा हूँ, वहाँ बेचारे पूरी मनोयोग से पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं। अच्छा, पलायन एक बहुत बड़ी बुंदेलखंड की समस्या है और आपने भी उससे कहीं ना कहीं उसको देखा होगा, महसूस किया होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या प्लानिंग कर दी कम से कम पलायन को रोका जा सके? सही कहा आपने, ये बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो देश, इनने 60 साल राज किया देश पे भैया, इन्हें कोई भी ऐसी योजना नहीं। पलायन पहले होता था भैया, अब आप देखो जो परसेंटेज है पलायन का। हाँ, पहले बेचारी कितनी मुसीबत में वहाँ जाया करते थे, उनको काम नहीं रहता था। आज तो पलायन इसलिए भी है, उसको पलायन कहें ये ठीक नहीं होगा। कई ऐसे हमारे लोग हैं, गांव के रहने वाले लोग, आज जैसे छतरपुर में आकर के वो रहने लगे, तो तरक्की उन्नति चाहते हैं ना। वो आज दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग गए हैं उनमें, दिल्ली में तो फ्लैट है उनके पास, वहाँ रहते हैं, काम धंधे हैं, ठेकेदारी हैं। अगर वो उन्नति तरक्की चाह रहे हैं, अब वो नहीं है कि वहाँ जाकर के वो तसला ही डालते हैं, ये नहीं है। वो जहाँ वहाँ जा कर के कहो ऑटो चलाएं, कहो ऑटो यूनियन मतलब उनके अंडर में हो, कई ठेकेदार हों, बहुत से काम हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। अब हमारा देश उन्नति की ओर है, लोग शहरों में जा कर के काम करते हैं, उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। हाँ, अभी कुछ है परेशानियाँ पलायन की, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव में रहने वाला व्यक्ति, आज हमारी इतनी योजनाएं हैं, सरकार इतना दे रही है, आपको खाने के लिए राशन दे रही है, बच्चों के लिए पढ़ाई दे रही है, महिलाओं के लिए 1000 दे रही है, किसान सम्मान निधि की 1000 दे रही है। आप बताओ ना, इतना कोई भी मजबूर नहीं है। पहले तो बेचारा मतलब मजबूरी में उसको अपना गांव छोड़ करके, उसकी इच्छा भी नहीं रहती थी, फिर भी जाना पड़ा था, क्योंकि पेट का सवाल रहता था। लेकिन हमें आज कहने में गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी की योजनाओं के कारण लोग भूखों नहीं मरेंगे, उनके बच्चे अशिक्षित नहीं रहेंगे, उनकी बच्चियाँ अविवाहित नहीं रहेंगी। ऐसी हमारी सरकार की योजना है कि जन्म से लेकर के मरण तक की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। अच्छा, लाडली बहना योजना को आप भारतीय जनता पार्टी देखा जाए रामबाण समझ रही कि भाई अब तो हम सरकार इस आधार पर आ जाएंगी। कांग्रेस कहती है कि भाई चुनाव आ गया, बहनों की याद आ गई, किसान सम्मान योजना याद आ गई, भांजी याद आ गए। आपको क्या लगता है? उन्हें पता नहीं, कांग्रेसियों को शायद क्या पता कम रहता है ना। किसान सम्मान, या जिसने कहा है किसान सम्मान निधि तो भैया बहुत दिनों से मिल रही। हाँ, जो शिवराज जी 4000 देते थे, मोदी जी 6000 दे, उसको 2000 बढ़ाया है। लाडली बहना हम तो कहते हैं ना, हमें तो याद ही आ गई। आपको क्या 60 सालों में आई कभी? हम तो कहते नहीं 1000 दे पाते रहे थे भैया, 200 देते ना, उस टाइम के 500 देते ना। आपने क्यों नहीं सोचा? आज सोचा तो बोले चुनाव में सोचा। हमने सोचा तो बेचारी उन बहनों के बारे में कि जिनके पास 2 रुपए नहीं रहते हैं गांव में। बेचारी अगर बच्चे को कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, खाने के लिए टॉफ़ी के लिए पैसे चाहिए, तो बेचारी वो देखती हैं कि हमारे पास नहीं है। और किस प्रकार से उस माँ का दर्द, जब उसको लगता है कि हमारे पास बेटे के देने के लिए 2 रुपए नहीं है, 10 रुपए नहीं है। आज उनके भाई ने चिंता की और अपनी बहनों को स्वाभिमान से जीवन जिवाने के लिए उन्हें 1000 रुपये महीना, और 1000 महीना देंगे नहीं। हमने 1000 दिया, चिल्ला ले 1500 देंगे। कब दोगे? कब देंगे लच्छू? तुम्हारे नहीं है कछू, तुम दो हो कहाँ से? ना तुम्हारी सरकार बनने है, ना तुम्हें दे पाने है। इधर तो भैया पहले ही दे रहे हो ना। अभी तक 3 बार आ चुके बहनन के चेहरन की मुस्कानें देखो जब निकाल भी जाती, और कौन प्रकार से कात आउती कि हमें तो भैया ही हैं देने। आप लोग खुद जाते ना इंटरव्यू में, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बहन भाई से गद्दारी करे, नहीं बेचारी। चलिए, नारी सम्मान, किसान सम्मान,
भांजी सम्मान, लेकिन युवाओं की बात में भाजपा हमेशा पिछड़ती है, क्यों, क्या वजह रही? कम से कम युवा रोजगार, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, 18 साल से आप लोग सत्ता में बैठे हैं। हाँ ये तो सही कह रहे, इनके टाइम पे तो रोजगार ऐसे थे कि आओ तुरंत पढ़ो 12वीं हो नौकरी लो। जो देश में जो बेरोजगारी है कांग्रेस की देन है। इनने नहीं संभाला, इनने 60 साल तक राज किया। इनने क्या स्थिति कर दी थी दिग्विजय सिंह ने, मुझे याद है। हमारे भैया एमएससी टॉपर थे, फिजिक्स से बीएड थे और 500 रुपए के मास्टर बना रहे थे, 500 के। आप सोचो साहब, इनने तो 500 की रोजगारी दी। पुलिस वालों को पुलिसकर्मी में ला करके शिक्षाकर्मी बना दिया था। पुलिस वालों को बेचारे वो डरने लगे थे कि हमें 300 200 500 पुलिस की सैलरी होने थी। तो ये भगवान ने बंटाधार की सरकार गिरा दी। और आपने देखो ये वो कैसे बनाते भैया, 500 में भी वही बनाते जो उनकी भैंसियाँ चराते, या जो उनकी बंदूकें पकड़ते, या जो उनके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते, उन्हें मास्टर बनाते। पटवारी बनने तो रेट फिक्स आते, पुलिस में होने तो रेट फिक्स आते, कोनो नौकरी होने तो फिक्स हैं रेट, बिना पैसा की नहीं होने। हमें कहने में गर्व है कि हमारी सरकार ऐसी है, किसी को एक पैसा नहीं लगता है। नहीं, लेकिन अभी पटवारी भर्ती की तो उसमें तो अब आरोप लगे हैं, वीडियो वायरल हुई है, 15-15 लाख रुपए लगे उम्मीदवारों को। नहीं, आपका कहना सही है, उम्मीदवारों को सबको नहीं लगे भैया, सबको नहीं लगे। जैसे आपने उस कॉलेज में जहाँ, अगर अभी हमारी सरकार जांच कर रही है, उसका आरोप लगा है कि भाई उस कॉलेज में हुआ है। आप पता कर लें, यहाँ पटवारी परीक्षा शायद निरस्त हो गई, इतने टीचर हुए हैं भैया। मैं जाता हूँ क्षेत्र में, एक एक गांव में मेरे अहरवार भाई, मेरे पटेल भाई, मेरे और भी पंडित जी, कोई भी दाऊ साहब, कुशवाहा जी, गरीब, अनुरागी, सेन, उन घरों में पूछो, उनके लड़के टीचर हो गए, उन्हें एक पैसा नहीं लगा भैया, एक पैसा। इस ज़िले में निकाल दो राकेश भाई आप कि किसी को एक पैसा लगा हो। मैं इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, और टीचर पता कर लो, मेरे ही विधानसभा में कम 150 टीचर बना है। ये रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, पूछ लेना, वो तो बताएंगे ना। नस्ती होगी, तुम तो ऐसे ही नाम नहीं मिलेगा कोई, ये गारंटी है। अगर जैसे शिकायत हुई तो भर्ती रोक दी गई ना पटवारियों की, ये भारतीय जनता पार्टी है भैया। नहीं, तो कांग्रेस तो कहती है पर भारतीय जांच उन्होंने इसलिए रोक दी ताकि अभी गिरफ्तारी ना हो, माहौल खराब ना हो भाजपा का, इसलिए उन्होंने जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी है कौन, कर कहाँ रही जांच? अभी 2 महीने हो गए मामले को। नहीं, अंतर इतना है भैया कि चिल्लाते इसलिए है कि इनके टाइम पे जो घोटाले होते थे, इनके टाइम पे घोटाले होते थे तो कोई शिकायत करने वाला तक नहीं रहता था। आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये है कि घोटाले अगर कोई करना चाहे तो वो उजागर होते हैं, हम खोलते हैं, हम अपराधी को जो उसमें संलिप्त होता है उसको सज़ा देते हैं। चाहे वो हमारे नेतागण हो, आपने देखा होगा, चाहे वो अधिकारीगण हो, आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं बख्शती है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है। हो सकता है मानव स्वभाव है, जरूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति जो कर्मचारी है वो शुद्ध हो, या हर नेता। हाँ, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की गारंटी लेते हैं, जिनकी सोच अच्छी है, ईमानदारी वाली सोच है। और हमारे जो भर्तियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, अलग 50-60 हज़ार भर्तियाँ हो गई, कैसे नहीं हुई भैया? पटवारी की परीक्षा की शिकायत हुई तो तुरंत रोक दी गई। अभी और भी भर्तियाँ चालू हैं। 1 लाख भर्ती करने का हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है और भर्ती करेंगे। अच्छा, महंगाई को लेकर, जब महंगाई हुआ करती थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, तो भाजपा सड़कों पर आती थी बैलगाड़ी लेके कि भैया हमारे पास डीजल पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं। अब पेट्रोल 125 पार 125 के आसपास पहुंच गया, 118-120 है। अब तो भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आप सही कह रहे, पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो हमारा जीवन स्तर है उसमें अंतर समझ में आया कि नहीं? आप पहले गड्ढों में चलते थे, सड़कों पे नहीं। आप पहले अंधेरे में रहते हो, रोशनी में नहीं। आपके पास शिक्षा नहीं थी, आपके पास क्या था बताओ ना? कुछ नहीं था, बीमारू रास्ता। आज देश ने तरक्की की है। आज भैया उस टाइम पे, आज से 20 साल पहले, जिस नौजवान की जेब में 500 का नोट होता था ना, 500 का तो होता ही नहीं था। अगर किसी के पास 500 के नोट डले हैं, 100 के 5 नोट,
तो अपने आप को बड़ा आदमी मानता था। आज देश ने इतनी तरक्की की है, इतनी उन्नति की है कि हर व्यक्ति 40,000 से कम का मोबाइल नहीं रखे, गांव का आदमी भी। ये उन्नति है, ये तरक्की है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पेट्रोल तो बता दिया, मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले पेट्रोल था 60-62 का, आज कितना हो गया? दुगना हो गया ना साहब। 120 बता रहे हैं आप, 118-20 बता रहे हैं, ठीक है ना। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस सैलरी तुम्हारी 500 रुपये थी उस टाइम पे जब दिग्विजय सिंह ने तुम्हें मास्टर बनाया था, आज कितनी सैलरी है तुम्हारी? पूछे ना उनसे अपन कि आज कितनी सैलरी है। आज शुरुआत में 40,000 सैलरी है टीचर की। कितने गुना हो गई भैया इनकम, बताओ ना। आज जो गेहूँ उस टाइम पे मुझे याद है 5 रुपये किलो बिकता था, आज कितने रुपए बिकता है बताओ ना, आप खुद बताओ। आज 20 और 22 रुपये किलो बिकता है। कितने गुने बढ़ गई? 4 गुने इनकम बढ़ गई ना। जो राई हो 10 रुपये किलो बिकती थी, आज 40 रुपये। चना 10-12 रुपये किलो बिका तो वो 60 रुपये किलो। कितने कितने गुना हो गई? नहीं, ये फायदा किसानों को मिल सकता है, लेकिन जो झोपड़पट्टी में रहने वाले मजदूरी करने वाले लोग, उनके लिए तो ये महंगाई अभी भी है ना। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो उस टाइम पे भी तो वो काम करते होंगे ना, लेकिन मजदूरी का रेट कहाँ बढ़ा रही? आपको शायद जानकारी नहीं है साहब। अब सरकारी रेट 289 रुपये। अब रोजगार गारंटी का पैसा सरकार दे रही है एक दिन का, तो क्या करेगा अब मजदूरी में, कहाँ से खाएगा? तो मैं सुन तो लो आप, पहले कितना देते थे रोजगार गारंटी का, आपको जानकारी है? शायद नहीं होगी जानकारी। इतनी महंगाई नहीं थी। अरे मेरी सुनो ना साहब, तो दुगना हुआ है ना तेल, 100 से 160 से 120 हुआ है ना। लेकिन मुझे याद है सरकारी तो नहीं, प्राइवेट की मैं गारंटी लेता हूँ, 60 रुपये मिलते थे। किसको मिलते थे? 60 और 50 रुपये लेबर को, कारीगर को 100 रुपये। मुझे याद है 100 रुपये। आज कारीगर की रेट क्या है? 600 रुपये में मिलता नहीं है। मजदूर 300 रुपये में मिलता नहीं है। नहीं, अपन सरकारी रेट की बात करें, जैसे रोजगार गारंटी में आमतौर पर जो शासन निर्धारित के रेट, अपन तो उसी पे बात करेंगे ना। शासन नहीं है तो बता रहे हैं, जैसे 60 रुपये मिलते थे, आज आप कितने बता रहे हैं? 289। हाँ, तो कितने गुना हो गया भैया? 6-5-30, 5 गुना हो गया ना। लेकिन क्या, जैसे इनकम बढ़ी है भैया तो खर्चे नहीं बढ़ेंगे। पहले जैसे आप साइकिल से चलते थे तो आपको खर्चा नहीं था ना, कांग्रेस टाइम पे थी नहीं ना। गांव में एक मोटरसाइकिल आती थी तो लोग पीछे दौड़ते थे मोटरसाइकिल। हमें याद है, हम भी गांव के रहने वाले हैं। आज एक घर में 4-4 मोटरसाइकिल हैं भैया। क्यों? कहाँ से आई मोटरसाइकिल? बरसी थोड़ी है। इनकम बढ़ी है लोगों की, उन्नति की है लोगों ने। मजदूर के पास भी मोटरसाइकिल है राकेश भाई, मजदूर के पास भी। झोपड़ी तो मोदी जी ने ख़त्म की हैं, लेंटर हैं सब जगह, और मजदूर के पास मोटरसाइकिल है। आज वो इतना सक्षम है। पहले साइकिल नहीं थी कांग्रेस के टाइम पे लोगों के पास, ये बना करके रखा था 60 सालों में। आज 20 साल में आप देखो ना, 4 व्हीलरें हैं। किस घर में 4 व्हीलर नहीं है इस शहर में, बता दो। पहले 4 व्हीलर जिसके यहाँ आती थी, हमें याद है हमारी माता जी की तबीयत ख़राब हुई थी, हमें झांसी ले जाना था, तो एक नरसिंहपुर में कमांडर थी और उसने इतना महंगा पैसा लिया था। उस टाइम पे इतनी हमारी ठीक ठाक स्थिति नहीं थी कि हमें बहुत परेशानी गई थी। तो ये ज़माना था ना साहब। आज उन्नति की है, तरक्की की है देश ने। लोग इतने नहीं हैं भैया। आप जैसे कह रहे हो तेल, मजदूर है, कुछ भी है, तो यहाँ भाजपा है ना, यहाँ भाजपा की सरकार। पहले खाने को देती थी क्या कोई? आप बताओ ना, कोई देता था क्या? महंगाई है तो उस टाइम पे खाने को अपने मन से आ जाता था क्या? बेचारे मजदूरी करते तो उन्हें पेट की चिंता करनी पड़ती थी, बच्चों की फीस की चिंता करनी पड़ती थी, बच्चों के खिलाने की चिंता करनी पड़ती थी, खुद के खाने की चिंता करनी पड़ती थी, मकान घर की चिंता करनी पड़ती थी, बीमारी की चिंता करनी पड़ती थी भैया। आज कुछ नहीं करनी पड़ती है, ये सरकार ने दिया है, ठीक है ना। ये गिनते नहीं हैं लोग, ये सोचते हैं ये वो दिन भूल गए हैं। ये मानव स्वभाव है, जब मिलने लगता है तो अपन वो पुराना भूल जाते हैं, नया सोचते हैं क्या मिले। आप वो दिन याद जिस दिन कर लेंगे कि आप 2003 के पहले क्या थे, तो हर आदमी ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार नहीं मिल सकती और शिवराज सिंह जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। क्या नहीं दिया साहब? इनकम आप अंदाज लगा लो। एक जो आप मजदूर की कल्पना कर रहे हैं, मजदूर के बच्चा पैदा होता है उसको कहाँ पहले भैया अस्पताल में, कहाँ
कोई डिलीवरी होती थी अस्पताल में? 108 आती है, वो आती है घर पे, ऐसे मामा की गाड़ी आ जाती है, बहन को लेने और ले जाती है और छोड़ती है। ये शिवराज सिंह ने किया। ये इनमें ये नहीं करते। राजा लोगों का पता कि तकलीफ होती है, राजा ना थोड़ी पता हो गाँव में जाकर डिलीवरी होती हो तो कितनी मर जाती, कचू बहनें, कचू बच्चा खत्म हो जाता। नहीं है राजा लोगों ना पता, कहीं दिग्गी राजा है, मुख्यमंत्री थे। जब गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना तब उसको पता चला कि गरीब की सड़कें नहीं होती हैं, चारपाइयों पे लेकर के जाते हैं। आज देखो हर गांव में कनेक्टिविटी है, बच्चा पैदा होता है, आंगनवाड़ी में उसको खाने को मिलता है, उसको दलिया मिलता है, उसको खेलने को मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको किताबें मिलती हैं। उसको आज हमें कहने हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पूछा, अधिकारीगण आए थे, मैंने कहा कितनी स्कूटी बटी? 176 स्कूटी बटी इस जिले में साहब। ऐसा मुख्यमंत्री होगा? ये किया है झोपड़ी आप जो कह रहे हैं ना, ये किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पढ़ाई का पूरा खर्चा, एक पैसा नहीं लगता। यही तो इनकम है ना। मजदूरी कहाँ? मजदूरी यहाँ करते थे, कांग्रेस टाइम पे मजदूरी करते थे सब लोग, मजदूरी करके जीवन यापन करते। मजदूरी कितनी मिलती थी उस टाइम पे? 30 रुपया। उनमें बच्चा भी पढ़ाने, उनमें इलाज भी कराने, उनमें मकान भी बनाने, उनमें पेट भी पाल लें। भाजपा ने ये दिया है कि कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम काम करो, मेहनत करो, बाकी हम सब करेंगे। और आपने देखा होगा पढ़ाई से, शादी से, मरण से, बीमारी से, क्या नहीं दिया साहब। कुछ नहीं कर सके। हमसे बात तो करें, कुछ नहीं किया इनने। कोई महंगाई नहीं है साहब। क्या महंगाई है? ये रो ना सिलेंडर, क्या सिलेंडर साहब? सिलेंडर अब 500 का मिलता था, अब चलो 1100 का मिलने लगा। दुगनी नहीं हुई तुम्हारी इनको? सिलेंडर तो उतने में भरा लेना जितने में भाभी को 1000 मिलने लगे। ठीक है ना? तो क्या फायदा, एक हाथ से ले रहा है दूसरी हाथ से कहाँ भैया हर महीने नहीं। हाँ तो पहले क्या फ्री में भरता था क्या? कांग्रेस गवर्नमेंट में फ्री में देते थे क्या? आज हमने कम से कम बहन को इतना सक्षम तो बना दिया कि अगर उसके घर में पैसा नहीं है तो बहन जाकर कहे कि लो ये पकड़ो, कल सिलेंडर भरा लेना। ये बनाया ना इन्हें। तो रोना 500 का भी भरता था तो उनके 5 रुपये नहीं रहते थे भराने के लिए। उन्हें दिए क्या? उन्हें कभी दिए क्या? आज हमने दिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने 1000 दिए और भाई को किसान सम्मान निधि में देते हैं तो 2000 होते हैं, तो सिलेंडर भी भरा लें और तेल भी भरा लें। चलिए, इस बार आप राजनगर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितना भरोसा कर पाएगी आप पर? हम तो ईश्वर पे भरोसा किए हैं, भारतीय जनता पार्टी भरोसा करेगी। भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। हमने सुना है और देखा है। तब मुझे पिछली बार टिकट दे दी थी जी। जब मैं उतना वहाँ घूमा नहीं था, मुझे कोई पहचानता नहीं था, मेरे लिए क्षेत्र नया नया था। तो इस बार तो मैंने मेहनत की है और पार्टी मेहनत देखेगी। मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगी, इतना मुझे भरोसा है। और ईश्वर मेरे साथ है और पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं। उन्हें पता है कि मैंने मेहनत की है और संघर्ष किया है, इसलिए मुझे आशा है कि टिकट मेरे को मिलेगी। अच्छा, कहा जाता है कि राजनीति में जब तक गुरु ना हो, किसी की सरपरस्ती ना हो, नेता आगे नहीं बढ़ता है। आपने कभी महसूस किया है इसको? हाँ, चूँकि राजनीति में गुरु तो जैसे जो सही राह पर ले जाए गुरु वो कहलाता है, जो सही दिशा दिखाए गुरु वो कहलाता है। जब मुसीबत में व्यक्ति हो उससे सलाह मशवरा करे वो गुरु कहलाता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लोगों के पास एक गुरु रहते हैं, ये सही बात है। मैं आज जो पहुँचा हूँ वो केवल इसी के कारण पहुँचा हूँ कि मुझे जो मिले हैं भाई जैसे, बड़े भाई जैसे, उन्होंने मुझे छोटे भाई जैसा स्नेह दिया है। जब मैं युवा मोर्चा में आया, विद्यार्थी परिषद में था, तो शुरुआत में मेरे बीडी भाई साहब जो राजनीतिक गुरु हैं, शुरुआत ही से मुझे ABCD राजनीति की सिखाई है, वो हमारे बीडी भाई साहब हैं। चूँकि मैं विद्यार्थी परिषद में शामिल हुआ तब वो मेरे प्रांत संगठन मंत्री हुआ करते थे। वो मुझे बहुत डांटते थे, बहुत, और मैं थोड़ी शैतान था, बहुत डांटता कि उन्हें लाइन में लाए और मुझे संगठन का काम सिखाया। तो मेरे सबसे पहले राजनीतिक गुरु हैं वो। फिर हमारे जब युवा मोर्चा में आया मैं शुरू में, तो बरुआ जी। जब मैं चुनावी राजनीति में आया तो हमारे जो आशुतोष जी भाई साहब हैं, जिन्होंने मुझे चुनावी राजनीति में प्रवेश कराया। और आज हमारे फिर मैं सौभाग्य में कहूँगा ना कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय सांसद जी, सोचो आप,
वो पहले भोपाल से लड़ना चाह रहे थे, फिर मुरैना से लड़ना चाह रहे थे, फिर सागर से लड़ना चाह रहे थे, फिर बिरसा से लड़ना चाह रहे थे, फिर जबलपुर से लड़ना चाह रहे थे। एंड में हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा लीडर मिला, ऐसा मेहनती नेता मिला, और हमने सबने मेहनत करके, यहाँ की जनता ने भरपूर प्यार स्नेह दिया कि 5 लाख वोटों से लगभग बी डी शर्मा जी को सांसद बनाया, और हमें फिर से हमें भाई साहब का आशीर्वाद मिल रहा है। और इस क्षेत्र के लिए और हमारे लिए प्यार, एक भाई की तरह, एक गुरु की तरह प्यार दे करके हमें सही राह दिखा करके राजनीति में काम करवा रहे हैं। अब 2023 की तैयारी है, आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को, क्षेत्र की जनता को, चूँकि अब लगातार सतत हैं और पहुंच भी रहे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो भी मतदान करें, तो हमारा चूँकि मतदान ऐसा होना चाहिए कि सोच समझ करके करें, और हम विकास के लिए मतदान करें। हम ये सोचें कि संविधान में जो हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया है वो 5 साल क्यों तय की गई। पहले ऐसा होता था, राजतंत्र में ये होता था कि भैया राजा है, फिर राजा का राजा बेटा बनेगा, फिर राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। इसमें अपन को कोई बदलने का चांस नहीं रहता था। संविधान ने ये क्यों बनाया कि 5 साल में, वो 20 साल में भी बना सकते थे, 40 साल में एक बार बन जाए, फिर भैया उन्हीं के वंश से बनते रहें। ये अपन देश स्वतंत्र होने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन ये लोकतंत्र में केवल इसीलिए किया गया है कि भैया अगर 5 साल व्यक्ति को चुना अपन ने, चाहे जिस भी चुनाव में हो, तो अगर व्यक्ति 5 साल अच्छा काम ना करे तो हमें चेंज करने की प्रोसेस है, हम उसको बदलें। और कोई व्यक्ति अगर काम नहीं करता, हम नहीं बदलते हैं, तो उसमें हमारी गलती है, नेता की गलती नहीं है, क्योंकि निर्वाचन ने, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि भैया अगर कोई नेता अच्छा काम नहीं करता है, हमारे लिए नहीं काम करता है, मेहनत नहीं करता है, तो उसको बदल दो। और आप अपने निर्वाचन के माध्यम से लोगों को बदल सकते हो, है ना। तो मेरा एक कहना है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करो, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल और, भारतीय जनता पार्टी में अभी टिकटें घोषित हुई, 39 टिकटें भारतीय जनता पार्टी घोषित हुई, अधिकांश सीटों पर भाजपा पर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, क्या समझते, क्या चयन प्रक्रिया कहाँ गलत हो रही भाजपा की? कोई चयन प्रक्रिया गलत नहीं है, पार्टी का निर्णय है। देखो, जो पार्टी निर्णय करती है निश्चित रूप से यह सोच करके करती है कि हमारी पार्टी जीते और हमारी सरकार बने और फिर से हम विकास कर पाएँ। तो ये होता है, देखो चूँकि चुनावी राजनीति है, हर कोई मांगता है, हर कोई इच्छा होती है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें। चूँकि पार्टी में जो काम करता है तो व्यक्ति को लगता है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा अनुशासन कहीं नहीं है। व्यक्ति को नहीं टिकट मिलता है तो गुस्सा आती है, भाई जायज़ है, लेकिन कुछ दिनों बाद शांत हो जाती है और सब मिल करके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम। रूठों को मनाने के लिए क्या रणनीति रहेगी भाजपा की, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती बन के आएगी आगामी, बस आने वाला है वो समय, क्या प्लान है भाजपा का, क्या संगठन क्या तैयारी में है? चूँकि अभी जो टिकटें हुई हैं, ऐसा मेरा मानना है कि अभी तो बहुत समय है चुनाव के लिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे संस्कार रहते हैं, कांग्रेस जैसे उद्दंड नेता नहीं होते हैं हमारे में, वो हमारे पार्टी में ये संस्कार रहते हैं कि भैया हम गुस्सा हो लेंगे, लड़ लेंगे, कह लेंगे, सब कर लेंगे, जब पार्टी की हित की बात आएगी तो हम साथ खड़े दिखाई देंगे और पार्टी के हित के लिए काम करेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अरविंद पटरिया थे, जो राजनगर विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी
उन पर कितना भरोसा जताती है और यदि पार्टी मौका जीती है तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद पाने में वो कितने सफल हो पाते हैं। तो बने रहिए महाकवरेज न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राकेश रिछारिया। नमस्कार।